हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये NCERT 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 7 और अध्याय का नाम है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन अर्थात स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही बना दिया है, यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि मैंने पहले वीडियो में क्या बताया था। तो पहले मैंने बताया था उत्तक के बारे में, उत्तक क्या होता है, ठीक है। यानी हम लोग प्राणी उत्तक की बात कर रहे थे, तो उत्तक क्या है पहले बताया था। और फिर बताया था कि प्राणी उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। पहला उपकला, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक और चौथा तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक के बारे में मैंने फिर से बताया था कि उपकला उत्तक 2 तरह का होता है, सरल उपकला उत्तक और संयुक्त उपकला उत्तक। सरल उपकला उत्तक का 3 टाइप है, सल्की उपकला, घनाकार उपकला और स्तंभाकार उपकला। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, और अच्छे से समझाया भी था। इसमें अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अब बाकी है उसे चलिए जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षमाभ होते हैं तो इसे पक्षमाभी उपकला उत्तक कहते हैं या पक्षमाभी उपकला कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्तंभी ऊतक होता है वो क्या होता है, ऐसी संरचनाएं होती हैं इस तरह से। अगर इसमें पक्षमाभ हो जाए यानी ऐसे ही बाल जैसी संरचनाएं इसमें निकल आए, ठीक है, इसी को हम लोग पक्षमाभ कहते हैं, जो बाल जैसी संरचना होती है। यदि इस तरह का संरचना निकल आए किसमें, स्तंभाकार या घनाकार ऊतक में। घनाकार ऊतक कैसे होता था, घन के आकार का, ठीक है। और इसमें भी यदि क्या निकल आए, पक्षमाभ निकल आए यानी ऐसे बाल जैसे संरचनाएं छोटी छोटी निकल आए, तब हम उस उत्तक को कहते हैं पक्षमाभी उपकला उत्तक। इनका कार्य कणों अथवा श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना होता है। यह मुख्यतः श्वसनिका तथा डिंब वाहिनी के अंतर होता है। जैसे ये कैसे अंदर ले जाता है, तो देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये स्तंभाकार ऊतक है, इस पे ये पाया जा रहा है पक्षमाभ। ये क्या करता है, पहले ऐसे टेढ़ा हो जाता है और इस पे कोई चीज आएगा, कोई अणु आएगा तो ये फिर इधर पहले टेढ़ा हुआ है, उसके बाद ये इधर चला जाएगा। यानी ये जो है बाल जैसी जो जो संरचना है वो हिलती डुलती रहती है। एक साइड दो साइड, आपने पानी में इस तरह का संरचना देखा होगा या फिर कई जगहों पे आप ऐसे देख सकते हैं, जो वास्तव में क्या होता है, हिलता डुलता रहता है। और यहाँ पे जो भी अणु या कुछ आते हैं उनको ये एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ा देता है। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में श्रवण की विशेषता होती है और ऐसी उपकला को हम लोग उपकला ग्रंथिल कहते हैं, यानी ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। आप जो भी मन करे कह सकते हैं, उपकला ग्रंथिल या ग्रंथिल उपकला ऊतक कह सकते हैं। इसमें इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक कोशिक तथा बहुकोशिक। पहला एक कोशिक और दूसरा बहुकोशिक, दो याद रख लीजिए, एक कोशिक और बहुकोशिक। एक कोशिक जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिका, ठीक है। तो जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है उसे हम कहेंगे एक कोशिक, जैसे आहार नाल की जो कलक कोशिका होती है वो। तथा बहुकोशिक जो कोशिकाओं के पुंज, उदाहरण के तौर पे लार ग्रंथि का बना होता है। स्रावी कोशिका के स्राव के निष्कासन के समय के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहले दो तरह के होते हैं, एक कोशिक और बहुकोशिक, बस आपको इतना ही याद रखना है। और फिर इसमें श्रवण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, कौन सी, बहिःस्रावी ग्रंथि या इसे हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। बहिःस्रावी ग्रंथि यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि में श्लेष्मा, लार, कर्ण, मोम, तेल, दूध, अमाशय, एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्रावित होते हैं। अब यहाँ पे आप श्लेष्मा का मतलब समझ लीजिएगा। ये जो श्लेष्मा लिखा है इसका मतलब होता है म्यूकस, यानी कोई चिपचिपा तरल पदार्थ, उस तरह का चीज इससे स्रावित होता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि से या बाह्यस्रावी ग्रंथि से। इसमें कर्ण, मोम भी होता है, जो तेल होता है या फिर दूध का स्रावन होता है, एंजाइम बनते हैं, वो किससे होते हैं, तो ये जो बहिःस्रावी ग्रंथि होते हैं यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है वहां से निकलते हैं। ये सब वाहिनियों अथवा
नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। कैसे निकलते हैं? तो नलिका और वाहिनियों के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं, मतलब निकलते हैं। इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है। याद रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिकाएं नहीं होती है। इसके उत्पाद हार्मोन है जो सीधे तरल में छोड़े जाते हैं, जिसे ग्रंथि स्थित होती है। ठीक है, तो जो हार्मोन उत्पादन होता है, यानी आप ये ऑब्जेक्टिव में भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन का उत्पादन कैसे होता है। तो ये होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। क्यों? क्योंकि इसमें नलिकाएं नहीं होती है। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक कोशिक ग्रंथिल ऊतक है और ये बहुकोशिक ग्रंथिल ऊतक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ऐसे निकला है पक्षमाप, यही पक्षमाप है जो इसमें गति होती रहती है, आगे पीछे हिलता डुलता रहता है। इसलिए इसके आसपास जो अणु आते हैं उनको ये आगे पीछे करता है, एक विशेष दिशा में ले जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं संयुक्त उपकला के बारे में। एक से ज्यादा कोशिकीय स्तरों यानी बहुस्तरित की बनी होती है और इस प्रकार श्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। देखिए, संयुक्त उपकला कैसे बनी होती है? तो एक से ज्यादा कोशिकाओं के स्तर से बनी होती है, यानी इसमें बहुत स्तर होते हैं, इसलिए इन्हें हम बहुस्तरित भी कहते हैं। तो संयुक्त उपकला ऊतक बहुकोशिक यानी बहुत से स्तरित कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना होता है, यानी रासायनिक और यांत्रिक जो प्रतिबल होता है, यानी स्ट्रेस होता है, उससे रक्षा करना होता है। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुंह गुहा की नम सतह पर ग्रसनी लार ग्रंथियों और अग्नाशयी की वाहिनियों के भीतरी स्तर को ढकता है। ठीक है, किसको किसको ढकता है ये आपको याद रखना है। और कितनी सतह का बना होता है? ये तो बहुत सतह का बना होता है, मतलब इसमें बहुत सारे स्तर होते हैं। चलिए, उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थ से जुड़ी होती हैं। लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक तथा कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। यानी जितनी उपकला की कोशिकाएं होती है, उपकला ऊतक की कोशिकाएं होती है, वो एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी हुई होती है। याद रखना है कि अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी हुई होती है और जुड़ करके ये क्या करती है? तो संरचनात्मक तथा कार्यात्मक संधि प्रदान करती है। संधि का मतलब आप जान लीजिएगा, जोड़, यानी जहां पे कोई चीज जुड़ता है उसे हम संधि कहते हैं। तो ये क्या करती है? संधि करती है। उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि होती है। 3 प्रकार की संधि होती है, यानी 3 प्रकार का जोड़ पाया जाता है। ये तीनों कौन थे? तो दृढ़, आसंजी एवं अंतराले संधि। 3 प्रकार की संधि होती है, दृढ़ संधि, आसंजी संधि तथा अंतराले संधि। सबसे पहले जानते हैं दृढ़ संधि के बारे में। दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। दृढ़ संधि क्या करती है? तो ये ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। किसको रोकती है? तो ये पदार्थों को ऊतक से बाहर निकालने से रोकती है। जबकि जो आसंजी संधि होती है, वो आसंजी संधि पड़ोसी कोशिकाओं से कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। यानी जो आसंजी संधि है वो क्या करेगी? तो जो पड़ोसी कोशिका है, जैसे यहाँ पे एक कोशिका है और यहाँ पे एक कोशिका है, इनमें भी कोशिका द्रव होगा और इनमें भी कोशिका द्रव्य होगा, तो इन दोनों के कोशिका द्रव्य को जोड़ने का कार्य करती है। अंतराली संधियों में आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। वे ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ करके करती है। देखिए, ये संयुक्त उपकला ऊतक का फिगर है। यहाँ पे देखिए कितना स्तर है, एक स्तर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इसमें आप देख सकते हैं कोशिकाओं के कई स्तर हैं। यानी यहीं पे आपको फिगर में 4-5 स्तर दिखाई दे रहे हैं, ये इससे भी ज्यादा स्तर होता है। यानी ये जो संयुक्त उपकला ऊतक होता है वो कई स्तरों का मिल करके बना होता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। तो मैंने बताया था यहाँ पे कि जो ग्रंथिल उपकला ऊतक होता है इसको भी फिर 2 तरह से कर सकते हैं। एक है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा है बाह्यस्रावी ग्रंथि। मैंने बताया था कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है इसमें नलिकाएं होती है। ठीक है, इसमें नलिकाएं होती है और वाहिनियां होती है, इसलिए जो तेल होता है, दूध होता है, लार होता है,
इन सभी का जो श्रावण होता है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि से होता है, जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है श्रावण, उसमें नलिकाएं और वाहिनियां नहीं होती है, इसलिए इनसे किनका श्रावण होता है? तो इनसे हार्मोन का श्रावण होता है। ठीक है, अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न यह है कि संयुक्त उपकला उत्तक किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। संयुक्त उपकला उत्तक किसे कहते हैं? ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, खराब लगे तो डिसलाइक कीजिए। अपना विचार कमेंट में दे सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।